जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अरेबियन सी में इंडियन कोस्ट गार्ड का एक और एंटी नार्कोटिक ऑपरेशन। कैनेडियन पीएम की स्पीच में लगे एंटी इंडिया के नारे। एक फरार पाकिस्तानी जासूस को गुजरात एटीएस ने पकड़ा। फ्रांस और जर्मनी मिलकर बनाएंगे फ्यूचर का टैंक। और रशिया के ड्रोन अटैक के सामने अमेरिका के एब्रम टैंक नहीं चल पा रहे हैं। अरेबियन सी में स्पेसिफिक क्रेडिबल इंटेलिजेंस के आधार पर इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने एक और एंटी नार्कोटिक ऑपरेशन को लॉन्च किया था। और इस ऑपरेशन के दौरान एक इंडियन फिशिंग बोट को सीज किया गया और इस बोट से 173 किलोग्राम तक के नार्कोटिक्स रिकवर किए गए और इस बोट के दोनों क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी इस मामले की तह तक जाने के लिए दोनों क्रू मेंबर्स से पूछताछ की जा रही है। और जैसे कि कल ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने अरेबियन सी में बाकी की एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन के साथ एक पाकिस्तानी बोट को भी सीज किया था और उससे भी भारी मात्रा में नार्कोटिक्स को रिकवर किया गया। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि नार्को टेररिज्म एक अनदर फ्रंट है जो कि भारत के एडवर्सरीज द्वारा भारत के खिलाफ लॉन्च किया गया है। लेकिन इस फ्रंट पर भी हमारी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज भारत के एडवर्सरीज के सारे प्रयासों को नाकाम करने में लगी हुई है। और बाकी अगर आप में से किसी को डिटेल में समझना है कि जो नार्को टेररिज्म है ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस तरह से एक बड़ा खतरा है, तो उस पर एक बहुत ही डिटेल आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defensexp.com पर पब्लिश किया गया। आप उसे हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं और उसके माध्यम से और भी डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी उस आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नागालैंड में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन क्लाउड बर्स्ट लॉन्च किया था और अभी जिससे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनिशंस को रिकवर किया गया है, जिसमें करीब 11 82 mm की मोटार्स, 4 RCL ट्यूब्स और 10 पिस्टल्स के साथ 199 रेडियो सेट्स और सैटेलाइट फोन्स भी शामिल हैं। और सोर्सेज का कहना है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि सामने आएंगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कनाडा की ज़मीन पर एक बार फिर से एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ देखी गई हैं और इस बार तो ये सारी एक्टिविटीज़ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में हुई है। तो हुआ यह है कि कल रविवार को जब कनाडा के टोरंटो सिटी में खालसा डे को आयोजित किया गया तो इस इवेंट को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो सहित उनके बाकी के पॉलिटिकल लीडर्स ने भी अटेंड किया था। लेकिन कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स द्वारा खालसा दिवस जैसे पावन अवसर को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया और जिसमें उनकी तरफ से कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कंडक्ट की गई। और इस इवेंट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस के दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। और अपनी स्पीच में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का यह कहना था कि जो कनाडा है वो सिख कम्युनिटी के राइट्स और फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन यहाँ पे समस्या वाली बात यह है कि इस इवेंट के दौरान खालिस्तानी सपोर्टर्स की प्रेजेंस काफ़ी अच्छी खासी देखी गई थी। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लग रहे थे वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के दौरान ही लग रहे थे, पर बावजूद इसके कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली, जो कि ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह से कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो अभी भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को खुलकर सपोर्ट कर रही है। और तो और निज्जर वाले मामले पर इस इवेंट के दौरान इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्लेम करने का प्रयास भी किया गया। और जो कनाडा में रैलीज निकाली गई तो उसमें खालिस्तानी प्रोपेगेंडा और एंटी इंडिया पोस्टर्स खास तौर पर देखने को मिले थे। बाकी फिलहाल अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस पूरी घटना पर इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से कमेंट आना बाकी है। बाकी कनाडा की गवर्नमेंट जो ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, खालिस्तानी एक्टिविटीज़ को भारत के खिलाफ सपोर्ट कर रही है तो उन्हें हमेशा इस कोड को याद रखना चाहिए कि जब आप अपने घर में कोई सांप पालते हो और ये सोचते हो कि वो सांप आपके पड़ोसी को काटेगा या आपके दुश्मन को काटेगा तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि आखिर में वो सांप आपको ही काटेगा। और जिस तरह से पाकिस्तान का तालिबान के साथ हुआ तो वैसा ही कैनेडियन गवर्नमेंट का लग रहा है इन खालिस्तानियों के साथ होने वाला है। और बाकी अगर कैनेडियन गवर्नमेंट को इन खालिस्तानी एक्टिविटीज़ से कोई समस्या नहीं है और वो उसको सपोर्ट ही करते हैं तो फिर कनाडा ऐसा क्यों नहीं करता कि वो अपने वहीं एक खालिस्तान बना दे। टॉप मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले मोहम्मद सकलेन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जामनगर के रहने वाले इस मोहम्मद सकलेन ने सिम कार्ड खरीदकर भारतीय नंबर पर व्हाट्सएप एक्टिव करवाया था जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था और उस व्हाट्सएप नंबर से जम्मू कश्मीर में सेना की जासूसी की जा रही थी। इस पूरे मामले को गुजरात एटीएस ने पिछले साल अक्टूबर में एक्सपोज किया था और कई सारे आरोपी पकड़े भी थे, लेकिन उन्हीं आरोपियों में से एक था ये मोहम्मद सकलेन जो कि तब से फरार था। लेकिन अब इसे भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार कर लिया है। और आर्मी के जवानों के मोबाइल फ़ोन में मालवेयर भेजकर जासूसी करने की जो पाकिस्तान की साजिश है उसे गुजरात एटीएस ने ही एक्सपोज किया था। और एटीएस को मिलिट्री इंटेलिजेंस से इनपुट्स मिले थे कि कोई पाकिस्तानी एजेंसी के जासूस है जो कि भारतीय सेना के जवानों के फ़ोन में संदिग्ध लिंक भेजकर उनके फ़ोन का डेटा हैक करता है और भारतीय सेना की गुप्त जानकारी लीक करता है।
और जब गुजरात एटीएस ने नंबर की जांच की तो ये नंबर जामनगर के मोहम्मद सकलीन के नाम पर रजिस्टर था और उसने ये सिम अपने साथी असगर को दिया था और इसमें आनंद के तारापुर के रहने वाले लाभ शंकर माहेश्वरी को भी फिर यह सिम दिया गया था, जो कि पाकिस्तान में रहता था और 1999 में भारतीय वीज़ा पर यहाँ आया था और 2005 में उसने पत्नी समेत भारतीय नागरिकता हासिल भी कर ली थी। और खैर, बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और squadron.in पे जाके नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें। और स्पेशल डिस्काउंट का स्पेशल कूपन कोड है PKMKB। फ्रांस और जर्मनी संयुक्त रूप से मिलकर नेक्स्ट जनरेशन के बैटल टैंक्स को विकसित करेंगे, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेजर टेक्नोलॉजी से भी इक्विप्ड होगा। और फिलहाल फ्रांस और जर्मनी के इस फ्यूचर टैंक वाले प्रोग्राम को नाम दिया गया है MGCS, यानी कि मेन ग्राउंड कॉम्बैट सिस्टम। और इस पूरे सिस्टम में केवल एक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल नहीं रहेगा, बल्कि इसके अलावा इसमें मैन्ड और अनमैन्ड दोनों तरह के व्हीकल्स भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा टैंक को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ इसमें ड्रोन्स भी इंटीग्रेट किए जाएंगे। और बाकी योजना है कि इसके लिए जो औपचारिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट है उसे इस साल के अंत तक साइन कर लिया जाएगा। और इन फ्यूचर टैंक्स की मदद से जो जर्मनी है वो अपने लेपर्ड टैंक्स को रिप्लेस करेगी, जबकि फ्रांस अपने लेक्लर्क टैंक्स की फ्लीट को रिप्लेस करेगा। इंडियन नेवी और अंडमान एंड निकोबार कमांड के प्रयासों के साथ INS उत्कृष्ट में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को प्राप्त किया गया है और वो माइलस्टोन ये है कि यहाँ पर एक नए AFLS यानी कि एयरफील्ड ग्राउंड लाइटनिंग सिस्टम, प्रिसिशन अप्रोच पाथ इंडिकेटर और CAT-2 अप्रोच लाइटनिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया। इसका मतलब यह है कि पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में एक प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट रनवे है, जिसकी मदद से यहाँ पे नाइट लैंडिंग्स और पुअर विजिबिलिटी में भी ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि इसे एक ऑल वेदर एयरफील्ड में अपग्रेड किया गया है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये देखने को मिला है कि यूक्रेन की मिलिट्री ने रशिया की तरफ से उत्पन्न होने वाले ड्रोन थ्रेट को ध्यान में रखते हुए US द्वारा सप्लाई किए गए M1A1 एब्रम टैंक्स को फिलहाल के लिए साइड कर दिया है। और द एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रशियन ड्रोन्स की वजह से अमेरिकन टैंक्स के लिए ऑपरेट कर पाना बेहद ही मुश्किल हो रहा है और एब्रम टैंक्स को दोबारा से इस्तेमाल करने से पहले US और यूक्रेन के ऑफिशियल्स अपने टैक्टिक्स में बदलाव करेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि यूक्रेन के कुछ ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने इन रिपोर्ट्स को खारिज किया है, और जबकि उनका ये कहना है कि जो एब्रम टैंक्स हैं वो बैटलफील्ड में काफ़ी कमाल का काम कर रहे हैं और यूक्रेन की मिलिट्री उन हथियारों और इक्विपमेंट को नहीं छुपाती है जो कि दुश्मन को छिपने पर मजबूर कर दे। जबकि कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि रशिया ने पहली बार एब्रम टैंक्स को सीज भी किया है, जिसे वो मॉस्को एग्जीबिशन में एक वॉर ट्रॉफी की तरह डिस्प्ले करेंगे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर विनय चौधरी वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1985 में पंजाब में एंटी नेशनल एलिमेंट्स का मुकाबला करते हुए हवलदार राम शंकर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन आर्मी की सर्विस में शामिल होने वाला सबसे पहला बैटल टैंक कौन सा था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और मिलिट्री से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट को एक्सेस करने के लिए डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।